हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं और एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं जो कि है सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत काल। इस वीडियो में 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू फॉर्म में ये वीडियो होने वाली है और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, लाइक एसएससी है, यूपी पीसीएस है, स्टेट टेट है, रेलवे है, आरआरबी है, पेट है, बहुत सारे एग्ज़ाम जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो पहले प्लीज़ चैनल को जाकर से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जिसने जो खलीफाओं में सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहने वाला प्रथम शासक बना। तो बताइए गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहने वाला प्रथम शासक बना था। तो ये कौन थे? ये थे महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो था वो सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहने वाला प्रथम शासक बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों जैसे 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा गया है। तो बताइए कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था इनका? ये था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। जब कब किया था इन्होंने? सन भी पूछी जाती है तो 1025-26 के बीच में की थी। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था, तो सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था। कब किया था इन्होंने? तो 1025 से और 1026 तक किया था। 17 इन्होंने अपने काल में 17 आक्रमण किए थे भारत पर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण आक्रमण था वो सोमनाथ का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो ये था कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना, यही महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का एक एम उद्देश्य था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? बताइए। तो जो महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय जो विद्वान अल बरूनी जो आए थे उन्होंने कौन से महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना करी थी? तो इन्होंने करी थी किताब उल हिंद की। पूछा जाए अल बरूनी की ग्रंथ कौन सा है, तो किताब उल हिंद है। और ये कब आए थे? तो ये महमूद गजनवी के टाइम पर आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो फारसी थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? फारसी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आपको दिख रहा होगा एनडीए में, बीपीएससी में, एसएससी में, यूपीपीसीएस में कितने सारे एग्जाम्स में आया है। एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय हुई थी? तो बताइए कि चौगान पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी दिल्ली के सुल्तान की? तो ये मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान पोलो खेलते समय। ठीक है, और यही जो थे दिल्ली सल्तनत के, अगर पूछा जाएगा कि प्रथम शासन कौन था, किसने शासन करा था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? तो विरोधों का मिश्रण बताया किसने बताया है ये? एक मिनट, अभी क्वेश्चंस। क्वेश्चन ये है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तराइन की पहली लड़ाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तराइन की प्रथम लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किन के बीच हुई थी? तो बताइए 1191 में तराइन की प्रथम जो लड़ाई थी वो किसके बीच में हुई थी? तो ये हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और पूछा जाएगा कि इसमें कौन जीता था? तो इसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे। और एक लड़ाई हुई थी 1 साल बाद 1192 में, तो इसमें कौन जीता था? ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी, लेकिन इसमें विजयी जो हुए थे वो मोहम्मद गौरी हुए थे। इसे याद रखिएगा।
पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। एसएससी में आया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? तो किसने ससुर की हत्या कर दी थी राज सिंहासन पर बैठने के लिए? तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। आपने मूवी देखी होगी पद्मावत, उसमें भी दिखाया गया है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। सबसे पहले अगर दिल्ली सल्तनत के शासन की बात करी जाएगी तो सबसे पहले कौन थे भाई? गुलाम वंश था। तो गुलाम वंश में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश के बाद कौन आई? रजिया सुल्तान आई। ये सब गुलाम वंश के संस्थापक थे, शासक थे, सॉरी। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो कौन से जनरल को छोड़कर गया था मोहम्मद गौरी? तो ये जो गए थे कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गए। देखा जाए तो कुतुबुद्दीन क्यों गुलाम वंश कहा गया? क्योंकि ये मोहम्मद गौरी के गुलाम ही थे। ये मोहम्मद गौरी के जो थे वो गुलाम ही थे, इसलिए इस वंश को कहीं किसी न किसी का गुलाम है, इसलिए इस वंश को गुलाम वंश कहा गया। मोहम्मद गौरी अपना सारा जो प्रदेश की देखभाल के लिए इनको छोड़ के चले गए थे। ठीक है, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, इन्होंने अपनी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो किसके शासन में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो ये हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपका टॉपिक क्लियर है तो आप बताइए सारे क्वेश्चंस को करके मुझे कि आपका कितने क्वेश्चंस, चेक करिए कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हो रहे हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपका नहीं है ये टॉपिक क्लियर तो ये आपकी वीडियो जो है इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो कहीं से अलग से आ जाए। ठीक है, अगर ये कोई वीडियो आपने अच्छे से देख ली, पूरी वॉच कर ली, तो यहीं से आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसको पराजित किया था? किसने किसको पराजित किया था? अभी मैंने आपको ये बताया कि 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। उस टाइम पे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के ही बीच में हुआ था। दोनों जो बार पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। लेकिन 1192 में जब प्रथम लड़ाई हुई थी तो मोहम्मद गौरी जीता था, पृथ्वीराज चौहान जीता था, सॉरी। और जब सेकेंड बार हुआ था द्वितीय युद्ध तो मोहम्मद गौरी जीता था। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सन 1329 से 1329 मतलब 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाणित मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा जिसको बोलते हैं, प्रचलित में की थी? तो किसने की थी ये? तो ये जो की थी ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। पहले गुलाम वंश आया, उसके बाद कौन सा आया? खिलजी वंश आया, उसके बाद कौन सा आया? तुगलक वंश आया। ठीक है, तो तुगलक वंश में से 1329 से 1330 के बीच में किसने तांबे के सिक्के को प्रमाणित किया था सांकेतिक मुद्रा के रूप में? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? अब आया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो विरोधों का मिश्रण किसको बताया है? तो बताया मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, देखिए एसएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये थे आपके इब्राहिम लोधी। कौन थे? इब्राहिम लोधी। और इसको पूछा जाएगा कि ये संस्थापक कौन थे लोधी वंश के? तो बहलोल लोधी थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। इनाम भूमि किसे दिया जाता है? इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि जो दिया जाता था वो दिया जाता था विद्वानों और धार्मिक व्यक्ति को। किसको दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। उत्तरी भारत की प्रथम महिला शासिका, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो बताइए, प्रथम महिला शासिका कौन थी? ये रजिया सुल्तान थी। ठीक है, रजिया सुल्तान थी और इल्तुतमिश की बेटी थी ये। एसएससी यूपी पीसीएस में आया ये क्वेश्चन। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किसने किया था पहली बार? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एक एक क्वेश्चन। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता कहाँ से आए थे? ये मोरक्को के थे निवासी। ठीक है, एसएससी आरआरबी में पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? तो भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो महमूद गजनवी ही थे जिन्होंने पहली बार तुर्क आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत शिकन, जिसको मूर्ति भंजक कहता है, कौन कहता था बुत किशन और मूर्ति भंजक? तो ये कहता था
महमूद गजनवी। कौन कहता था? महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की? महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की? तो महमूद गजनवी ने बताइए कौन सी उपाधि धारण की? तो ये कि यामीन उद दौला की, साम्राज्य का दाहिना हाथ बोला जाता है इसको, और अमीन उल मिल्लत को, मुसलमानों का संरक्षक कहा जाता है। ये दोनों ही उपाधि इन्होंने धारण की थी। ए बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य में के विरुद्ध किया था? तो सबसे पहले जो महमूद गजनवी ने भारत में आक्रमण किया था वो किस राज्य के विरुद्ध किया था बताइए? तो ये किया था हिंदूशाही और ब्राह्मणशाही के बीच के विरुद्ध, सॉरी, हिंदूशाही ब्राह्मणशाही के विरुद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हिंदूशाही राज्य की राजधानी कौन सी है? हिंदूशाही राज्य की राजधानी कौन सी है? तो ये है उद भंडार, औहिंद, व हिंद। उद भंडार भी बोलते हैं, औहिंद भी है और वह हिंद भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? अब महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये जाटों के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, अंतिम आक्रमण था ये महमूद गजनवी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हिंदूशाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह करा था इन्होंने? ग्लानिवश आत्मदाह कर दिया था इन्होंने। तो बताइए किसने बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर दिया था? तो ये इन्होंने किया था जयपाल ने। किसने किया था? जयपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। महमूद गजनवी किस वंश का था? तो बताइए महमूद जो गजनवी था वो किस वंश का था? तो ये वामनी वंश का था। किस वंश का था? यामनी वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो बताइए महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो बताइए कौन कौन शामिल नहीं था इसमें? तो देखिए, किताब उल हिंद का लेखक अलबरूनी, तारीख ए यामनी का लेखक उतबी, और तारीख ए सुबितगीन का लेखक वेहाइकी। ये जो थे ये इतिहासकार महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। लेकिन जो शाहनामा का लेखक जो फिरदौसी है वो भारत नहीं आया था। ठीक है, वो शामिल इसमें नहीं था। तो याद रखिएगा महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो ये शाहनामा का लेखक फिरदौसी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं कि महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? तो महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? तो बताइए कौन सा केंद्र बन गया था? ये बन गया था आपका लाहौर। कौन बन गया था? लाहौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्य का भयानक चित्रण किया था? तो बताइए किसने किया था? एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्य को भयानक चित्रण किया था? तो किसने किया था ये किया था इब्न बतूता ने। किसने किया था? इब्न बतूता ने। देखिए आरआरबी में आया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है? मोहम्मद गौरी को माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो इक्तादारी प्रथा चलाने वाले इल्तुतमिश थे। याद रखिएगा, ई से इक्ता, ई से इल्तुतमिश। आरआरबी यूपीपीसीएस में आया है ये कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। लाल बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है। आपके सामने आप देख सकते हैं, आरआरबी जेपीएससी में आया है। ठीक है, लाल बख्श के नाम से किसे कहा जाता है? कौन मतलब किसको जानता है? तो लाल बख्श के नाम से जो फेमस हैं वो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। 13वीं सदी में जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था वो कौन होता था और क्या कहते थे उनको? तो उनको कहते थे खान। क्या कहते थे? खान। देखिए आरआरबी, एएसएम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। मैंने अभी आपको बताया। और कौन इन्होंने अपना राजपाट देके गए थे? मोहम्मद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो ये पूरा किया था इल्तुतमिश ने। किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो ये किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है,
इसको अगर पूछा जाए कुतुब मीनार के कार्य को प्रारंभ किसने किया था, तो प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था, तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान जो था वो थे ग्यासुद्दीन तुगलक। ये इसके तुगलक वंश के संस्थापक भी थे। ठीक है, ग्यासुद्दीन तुगलक, ये आरआरबी में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था, पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था, तो ये किया था कल्लर ने। किसने किया था पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को स्थापित, कल्लर ने। आरआरबी में पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था, वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। ये संदर्भ किसका है, तो ये संदर्भ किसका है, ये है बहलोल लोदी का। क्या है बहलोल लोदी का संदर्भ, तो कह रहे हैं वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। ये संदर्भ किसका था, तो ये बहलोल लोदी का था। देखिए आरआरबी में ये क्वेश्चन आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अल बैरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था, अल बैरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था, तो ये महमूद गजनवी के शासनकाल में था, महमूद गजनवी के शासनकाल में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है, ठीक है, सुमेलित करना है हमको सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है, चलिए निज़ामुद्दीन औलिया जो हैं ये कौन है, तो निज़ामुद्दीन जो औलिया हैं वो सूफ़ी संत हैं। निज़ामुद्दीन औलिया सूफ़ी संत हैं। मलिक काफूर हज़ार दिनारी भी कहलाता है, मलिक काफूर को हज़ार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी कौन थे, नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत की थी इन्होंने। ठीक है, और जलालुद्दीन फ़िरोज़ तुगलक जो हैं, फ़िरोज़ खिलजी जो हैं, ये दास राजवंश उखाड़ फेंका था इन्होंने। तो निज़ामुद्दीन औलिया कौन है, सूफ़ी संत हैं। मलिक काफूर जो हैं, अगर पद्मावत देखी होगी तो ये ज़रूर आपको कैरेक्टर पता होगा, हज़ार दिनारी भी कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी जो हैं, इनको नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत इन्होंने बाज़ार का जो नियंत्रण प्रणाली थी वो स्टार्ट करी थी। और जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी जो थे वो दास राजवंश उखाड़ फेंका था इन्होंने। तो इसके हिसाब से जो आपका आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है, तो दास गुलाम राजवंश से संबंधित इल्तुतमिश, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। तो आपको पता चलता होगा कि इल्तुतमिश ही गुलाम वंश के से संबंधित हैं। जो हुमायूं हैं, अकबर हैं, शाहजहां हैं, ये कौन है, ये मुगलों से संबंधित हैं। ठीक है, मुगल वंश है ये। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल काल ही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो बताइए दक्षिणी अफ्रीकी यात्री जो इब्न बतूता था वो किसके शासनकाल में आया था, तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि बताइए ये जो था ये मोरक्को का था या फिर ये दक्षिण अफ्रीका के थे, अब इब्न बतूता ये किसके शासन, अल बरूनी किसके शासनकाल में, तो ये आप बहुत कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, तो इनको अच्छे से आप वॉच करिए वीडियो को और अच्छे से आप इसको लर्न करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण 17 बार किया था। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आक्रमण किस पे किया था, सोमनाथ पर किया था 1025 से 1026 के बीच में। आरआरबी में देखिए आया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, तो खलीफा घोषित करने वाले मुबारक शाह खिलजी थे। कौन थे, मुबारक शाह खिलजी ने खलीफा घोषित किया था अपने आप को। आरआरबी में पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो लोधी वंश का संस्थापक ये भी अभी मैंने आपको बताया, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। और अंतिम अगर पूछेंगे लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोधी था। ठीक है, याद रखिएगा। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर लोधी ने की थी। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की, ये भी क्वेश्चन मैंने अभी बताया कि बाजार नियमों और मूल्य नियंत्रण पद्धति की जो शुरुआत की थी वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। आरआरबी यूपी पीसीएस में क्वेश्चन ये पूछा गया है।
ठीक है, एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपसे कहा अगर ये वीडियो अगर आपने पूरी अच्छे से देख ली तो ये सल्तनत काल का जो टॉपिक है आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमारे चैनल पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। सारे अभी तो हिस्ट्री की चल रही है क्लास, बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाली थी और सारी बैथ्स वगैरह की पढ़ रही थी हमारे चैनल पर, लेकिन हिस्ट्री की आज बहुत टाइम के बाद डाली है। चलिए अब रेगुलर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था। तो राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था, तो बताइए किस सुल्तान ने किया था उलेमा के। तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। आरआरबी में पूछा गया ये क्वेश्चन। अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद और तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई थी। तो किताब उल हिंद और तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई थी, तो ये की गई थी आपके भारतीय गणित की भी की गई थी, भारतीय इतिहास और भूगोल की भी की गई थी, खगोल विज्ञान और दर्शन की भी की गई थी। इसके हिसाब से इनमें से सभी जो हैं किताब उल हिंद और तारीख उल हिंद में इन सब्जेक्ट्स की समीक्षा की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? अब ये तो बता दिया था कि अल बरूनी किसके शासनकाल में आए थे, लेकिन अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? तो अल बरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद। क्या था? अबुल रेहान मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अल बरूनी के द्वारा अनुसार अंत्यज, अंत्यज का मतलब होता है चतुष्वर्ण के नीचे का वर्ग जो होता है वो शामिल थे। तो इसमें बताइए कौन से अंत्यज में शामिल थे, कौन कौन? तो इसमें शामिल थे धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाला, ये सारे वो वर्ग हैं। ठीक है, और नाविक, मछुआ, व्याध और जुलाहा ये भी इसमें शामिल है। इसके हिसाब से ए और बी जो है अंत्यज में ये नीचे वर्ग का में शामिल है। ठीक है, अल बरूनी के हिसाब से 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है ये? तो ये कहा जाता है किताब उल हिंद को। किसको कहा जाता है? किताब उल हिंद को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वहिंद का युद्ध, वहिंद का युद्ध 1008 से 1009 निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था? तो बताइए वहिंद का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था मोहम्मद गजनवी और आनंद पाल के। किसके बीच लड़ा गया था? महमूद गजनवी और आनंद पाल के। देखिए एनडीए में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम शासक सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? अब स्थायी सेना रखने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी थे। एनडीए में आया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अलाउद्दीन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है इनका कि अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नकद वेतन दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो बताइए कि इन कूट में से कौन कौन सा सही है? इन कूट में से कौन कौन सा सही है? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए, बिल्कुल सही बात है। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नकद वेतन दिया, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इनके तीनों कथन सही हैं, तो इसके हिसाब से जो सभी सही हैं डी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्ज़ा शाहरुख अधिराज्य में आना स्वीकार किया था? दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक जो मिर्ज़ा शाहरुख को अधिराज्य में आना स्वीकार किया था इनका? तो किसने किया था शामिल? ये किया था खिज्र खां सैयद ने। किसने किया था? खिज्र खां सैयद ने। सीडीएस में आया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो गुलरुखी के नाम से कविताएं कौन लिखा करता था? ये सिकंदर लोदी थे। ठीक है, एनडीए यूपीपीसीएस में आया है। गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करते थे और इसके साथ साथ इन्होंने आगरा जो शहर था उसकी स्थापना की थी। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के से संबंध में असत्य है? तो बताइए कौन सा असत्य है, बताना है। रजिया सुल्तान के संबंध में कौन सा असत्य है, बताइए। देखिए इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्र की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया, ये बात बिल्कुल ठीक है
कि जो उनके जो पुत्र थे वो अयोग्यता के कारण अपनी बेटी जो थी उनकी रज़िया सुल्तान, उनको उत्तराधिकारी उन्होंने मनोनीत किया था। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा है 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रज़िया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट में है उसने हबशी सरकार मलिक याकूत को नायब ममलियत के पद पर नियुक्त किया था। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। रज़िया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुंदरता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया था। ये सही नहीं है, तो इसके हिसाब से आपका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। CDS में आया ये क्वेश्चन, थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, अब थोड़ा लेवल बढ़ गया है क्वेश्चंस का। देखिए, निम्न में से कौन सा कथन बलवन के संबंध में असत्य है? तो बताइए, बलवन के संबंध में कौन सा क्वेश्चन कथन असत्य है? तो देखिए, उसने चालीसा दल चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया था। बिल्कुल सही बात है। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। ये भी सही है। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की थी। ये भी ठीक है। तो इसके हिसाब से कोई भी असत्य यहाँ पर नहीं है, इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। CDS में आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, दिल्ली पर शासन करने वाला निम्न राजवंशों में कौन सा क्रम में है? तो सबसे पहले गुलाम वंश आया, फिर उसके बाद खिलजी वंश आया, उसके बाद आपका तुगलक वंश आया, फिर लोदी आया, फिर सैयद आया। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको कौन सा ठीक हो जाएगा? इसके हिसाब से देखिए, पहले गुलाम वंश आया। ठीक है, पहले गुलाम वंश आया, फिर आपका खिलजी वंश आया, फिर आपका तुगलक वंश आया, फिर आपका सैयद वंश आया, फिर आपका लोदी वंश आया। ठीक है, ये वाला ठीक होगा। पहले आपका गुलाम वंश आया, फिर उसके बाद खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आया, सैयद वंश आया और लोदी वंश आया। जब लोदी वंश के इब्राहिम लोदी जो थे, लास्ट जो आपके शासक थे, उनका अंत किसने कर दिया था? किससे उनकी लड़ाई हुई थी? तो बाबर से हुई थी। बाबर ने उनको पराजित करके मुगलों का शासन खड़ा कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके हिसाब से आपका सेकंड वाला ठीक हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ था? तो मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ था, बताइए। तो इनका पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया था। यही एक परिणाम नहीं हुआ था। बाकी भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अप्रत्यक्ष रूप से शासन के हाथों में केंद्रित हो गया था। उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ था। ये दोनों ठीक हैं। कौन सा परिणाम नहीं हुआ था? तो पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत के केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया था। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन से कारण बताएं? तो बताइए, तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न कारण कौन कौन से हैं? तो उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति और भारतीयों की शांति एवं अहिंसा की नीति। ठीक है, तो उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, विज्ञान में प्रौद्योगिकी की अवनति और भारतीयों की शांति एवं अहिंसा की नीति। इसके हिसाब से आपका सी वाला सही होगा। ठीक है, एनडीए में आया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा अनुक्रम है? तो बताइए, गुलाम वंश का बताना है, इसमें सिस्टमेटिकली बताइए किस किसने शासन किया था। तो देखिए, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक तो संस्थापक थे ही, जो मोहम्मद गजनवी जब गए थे, इन्हीं को ही अपना राजपाट सब देकर चले गए थे। ठीक है, उसके बाद आराम शाह आए, उसके बाद इल्तुतमिश आए और फिर रज़िया सुल्तान आई। इसके हिसाब से आपका बी वाला ठीक है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश और रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान के बाद भी बहुत सारी हैं, बहुत सारे हैं, सारी नहीं है। अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसके मुख्य द्वार है? तो अलाई दरवाज़ा किसके मुख्य द्वार है? तो ये जो है कुतुब मीनार का है। ठीक है, एनडीए में आया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कूट वाला क्वेश्चन है ये। बताइए, हिंदुओं द्वारा जाने वाला
हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला जो भूमि कर है उसको क्या कहते हैं? तो हिंदुओं वाला दिया जाने वाला कर जो है वो है खराज। क्या है? हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला कर है खराज। ठीक है। युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग कौन सा है? युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग कौन सा है बताइए? ये कौन सा है? तो देखिए, हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला कर जो है वो है खराज। युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग जो है वो है आपका खुम्स। क्या बोला जाता है इसको? खुम्स। और मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर है उर्श। और आपका मुस्लिमों वाला लगने वाला जो धार्मिक कर है उसको बोलते हैं ज़कात। क्या बोलते हैं? ज़कात। ठीक है। क्या बोलते हैं? ज़कात। हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाले को भूमि को कर को बोलते हैं खराज। युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग को बोलते हैं खुम्स। मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर को बोलते हैं उर्श। और मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर जो है उसको बोलते हैं ज़कात। ठीक है। इसके हिसाब से आपका ए वाला कोड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से बताइए कौन सा सत्य नहीं है? तो ये क्रूर एवं निरंकुश राजा शासक है। बिल्कुल सही बात है। अफगान अमीरों की खिलाफत, ये भी सही है। ये भी बिल्कुल ठीक है। महान निर्माता एवं कला का पुजारी और दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था। ये बात भी बिल्कुल सही है। ये वाला गलत हो जाएगा। मतलब इसके हिसाब से, आंसर के हिसाब से कि इब्राहिम लोदी के बारे में कौन सा सत्य नहीं है, तो ये महान निर्माता और कला के पुजारी थे। ये बिल्कुल बात गलत है, बाकी सारे ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये बताना है। तो वे सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। बिल्कुल सही बात है। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे। बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया था। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। इसके हिसाब से आपका जो फर्स्ट वाला है ये आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी थे? तो दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे? तो ये देखिए, दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव, ठीक है, और मिश्रित संस्कृति का उदय। तो देखिए, ये तो कोई पतन का कारण हो ही नहीं सकता, मिश्रित संस्कृति का उदय। ठीक है। दुर्बल प्रशासन है, ये बिल्कुल ठीक है इसका कारण। तैमूर का आक्रमण, ये भी ठीक है। अधिग्रहण का स्पष्ट नीति में अभाव, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके हिसाब से आपका ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो बताइए कौन सा था? ये मोहम्मद गौरी का द्वितीय तुर्क आक्रमण था। पहला मोहम्मद गजनवी ने किया था। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गौरी किस वंश का था, ये रिपीट हुआ है। तो ये सॉरी, वो गजनवी था। मोहम्मद गजनवी जो था वो यामनी वंश के थे। और जो मोहम्मद गौरी है वो किस वंश का था? तो मोहम्मद गौरी जो था वो संशवनी वंश का था। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सी वंश का? संशवनी वंश का। मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है बताइए क्वेश्चन में। तो इनको जाना जाता है शहाबुद्दीन धर्म का ज्वलंत नक्षत्र बोलते हैं। और मुइजुद्दीन, मोहम्मद बिन साम, इन सभी के नाम से मोहम्मद गौरी को जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर जो पहला आक्रमण किया था वो किसके विरुद्ध किया था बताइए। तो ये किया था इन्होंने मुल्तान, कर्णमाथी शासक के, मुल्तान के विरुद्ध किया था, खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था बताइए। तो ये था सोलंकी शासक भीम द्वितीय। सोलंकी शासक भीम द्वितीय। ठीक है। और 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल क्या था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था, तो मूल में क्या था इनके विवाद के?
तो मूल में था इनके भटिंडा, जिसको ताबर हिंदा बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन सा था? तो मोहम्मद गौरी का सबसे महत्वपूर्ण भारत पर आक्रमण कौन सा था? तो ये था तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुई थी, मोहम्मद गौरी की, और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो बताइए, मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जो जयचंद थे, उनके मध्य जो 1194 में जो युद्ध हुआ था, वो किस लिए प्रसिद्ध है, किस नाम से बताइए? तो ये प्रसिद्ध है चंदावर का युद्ध। किसके नाम से प्रसिद्ध है? चंदावर का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? ये पंजाब के खोखर के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? पंजाब के खोखर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दी थी। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसका परिणाम मात्र थे। ये किसका कथन है बताइए? ये कथन है आपके वी.ए. स्मिथ के। किसका है कथन? वी.ए. स्मिथ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 से 1203, बंगाल विजय 1204-1205 एवं असम पर आक्रमण 1206 किया? तो किसने किया? मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने किया था ये सारे? तो ये किया था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था बताइए? तो ये था रामचंद्र देव। कौन था? रामचंद्र देव। देखिए बीपीएससी में आया है, ये पूछा गया ये क्वेश्चन 2 बार। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने ये कथन किस सुल्तान के लिए कहा? जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों की पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने ये कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो बर्नी ने जो ये कथन कहा था वो कहा था आपका अलाउद्दीन खिलजी के। किसके लिए कहा था? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था। तो बताइए ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो ये था चौधरी। ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी। देखिए बीपीएससी में आया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था बताइए? तो ये स्थापित हुआ था सैयद वंश का। किस वंश का हुआ था? सैयद वंश का। बीपीएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे बताइए? तो ये थे फिरोज तुगलक के। किसके थे? फिरोज तुगलक के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो बेरोजगारों को रोजगार किसने दिया? ये दिया था फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए किसने उपाय किए थे? ये किए थे फिरोज तुगलक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण जो है वो है मुसलमान। कौन है? मुसलमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तो बताइए कौन था तबकात ए नासिरी का लेखक? तो ये था मिन्हाज उस सिराज जो था वो तबकात नासरी का लेखक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो ये कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो कौन सी राजधानी थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, बताइए। तो ये थी लाहौर। क्या थी? लाहौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई, तो किसके मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी, बताइए। तो ये थी जफर खां की। किसकी मृत्यु हो गई थी मंगोलों से लड़ते हुए? जफर खां की। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों में इंगित करता है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है, तो कौन इंगित करता है, बताइए। कौन इंगित करता है? ये करता है खराज, उस्र और मुक्तई। ठीक है, खराज, उस्र और मुक्तई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है, तो तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। क्या नाम है? अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था, तो भारत में जो प्रथम मोहम्मद गौरी थे, उन्होंने सबसे पहले अख्ता प्रदान किसको किया था, तो इसको अख्ता प्रदान जो किया था वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, बताइए किसके शासनकाल में, तो ये थी अलाउद्दीन खिलजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। सल्तनत काल के सिक्के जिसको टंका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं से बने होते थे, तो बताइए किससे बने होते थे ये बने होते थे चांदी और तांबा से। टंका चांदी का, शशगनी चांदी की, जीतल जो था तांबा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और आज इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी ये टॉपिक क्लियर कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, लंबी हो गई है। एक इसका दूसरा टॉपिक भी लेकर आएंगे, सेकंड पार्ट सल्तनत काल का। ठीक है, उसमें ये पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। अप्रॉक्स अभी 100 क्वेश्चंस अभी और हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन तो यही है कि अमीर को ही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था। तो अमीर को ही जो है कृषि विभाग था, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के। किसके द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। और बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा गया है, काफ़ी सारे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने 100 क्वेश्चंस करा दिए हैं। आप बताइए अगर आपका टॉपिक क्लियर है तो आपके 100 क्वेश्चंस में से यहाँ कितने ठीक बैठ रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका सेकंड पार्ट, उसमें दिल्ली सल्तनत का पूरा काल कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अगर आपके लिए अच्छी लगी हो, आपको हेल्पफुल रही हो आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।